लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट कर रखिए और जुबान को समेट कर रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 7 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, आपको बता दूं, आप 2018, 2019 और 2020 के जो सारे पीडीएफ है मंथली करंट अफेयर वाले, उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो देखिए, जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ये अब जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। इसको याद रखिएगा। देखिए, मेजर ध्यानचंद को आप जानते ही होंगे, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। आपको बता दूं, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जिसका नाम क्या है, खेल रत्न, ठीक है, तो इसको हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का हाल ही में ऐलान किया है। देखिए, जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बन गया है, तो ये पुरस्कार 1991-92 में शुरू किया गया था। और आइए थोड़ा सा हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर ये पूछा जाए इससे जुड़ा कोई फैक्ट, तो आप आसानी से उत्तर दे लें। तो ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, ये भारत में दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये 1991-92 में शुरू हुआ था। और देखिए, इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, जो कि 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। और देखिए, ये जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बन गया है, तो ये प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और जो प्राप्तकर्ता होते हैं, मतलब इस पुरस्कार के जो प्राप्तकर्ता विनर्स होते हैं, इनको मंत्रालय के द्वारा, कौन सा मंत्रालय, मैंने बताया आपको कि खेल एवं युवा मंत्रालय, ठीक है, तो खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा गठित एक समिति के द्वारा चुना जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है सम्मानित किया जाता है। यानी कि मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो भारत का खेल और युवा मंत्रालय है, ये ऐसे खिलाड़ी को चुनता है इस पुरस्कार के लिए हर साल, जो पिछले 4 सालों में बहुत ही मतलब जिसने बहुत 4 सालों में, पिछले 4 सालों में बहुत बेस्ट प्रदर्शन किया हो, यानी कि सबसे उम्दा प्रदर्शन किया हो। और देखिए, इस पुरस्कार में एक जो है पदक दिया जाता है, यानी कि इस पुरस्कार का जो विनर होता है उसको एक पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, पहले ये पुरस्कार राशि कम थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, 25 लाख, ठीक है। और देखिए, जो खेल रत्न पुरस्कार है, तो खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे, इनका नाम था विश्वनाथन आनंद। ये एक शतरंज खिलाड़ी हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि जो सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ये किसको दिया गया था, तो ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो कि शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी हैं। और देखिए, अभी हाल ही के कुछ वर्षों में, मतलब वर्षों में जो है कुछ विजेता रहे हैं आपके रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगट और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, इन सभी को भी रिसेंटली जो है ये पुरस्कार दिया गया था। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसके बारे में ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, आपको यहाँ से सारे प्रश्न एग्जाम में मिल जाएंगे। और हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, ये आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है। तो देखिए, आरबीआई ने कहा है कि जो आपका रिवर्स रेपो रेट है, ये पहले की तरह अपरिवर्तित रहेगा और ये जो है 3.35% रहेगा। देखिए, वर्तमान में आपका जो पॉलिसी रेपो रेट है, ये आपका 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है और जो MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, ये आपका 4.25% है। बैंक रेट कितना है, 4.25%। देखिए, ये जो आंकड़ा है, ये मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इस रेट को जो है, यानी कि इन सभी
दरों को याद करके जाइएगा एग्जाम में। वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले 7 बार से लगातार इस दर में जो है आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया है। तो जो पुराना वाला आंकड़ा है वही हुबहू है, ये वाला, ठीक है। और देखिए आरबीआई की बात करें तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, और क्रम से देखा जाए तो ये 25वें गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और देखिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय में हुई थी, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। जब ये स्थापित हुआ था तो उसका मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। तीसरा प्रश्न है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम रईसी। देखिए पिछले महीने बताया था मैंने कि अभी हाल ही में इब्राहिम रईसी ने ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, लेकिन पिछले महीने में इन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन इस महीने में इन्होंने शपथ ले लिया है, यानी कि अब पूरी तरीके से इब्राहिम रईसी बन गए हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। और इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है? हसन रूहानी का, ठीक है। देखिए इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है, और इन्होंने जो है जून 2021 में ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव 62% वोटों से जो है जीता था, ठीक है। देखिए इब्राहिम रईसी ने अपने 4 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए हसन रूहानी का स्थान लिया है, और ये जो है मार्च 2019 से, देखिए जो आपके इब्राहिम रईसी हैं ये मार्च 2019 में जो है ईरान के न्यायाधीश के रूप में जो है अपॉइंट हुए थे, और ये अब तक जो है ईरान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है काम कर रहे थे, लेकिन अभी अपना पद छोड़ चुके हैं, अब ये राष्ट्रपति बन गए हैं। तो अब ये इब्राहिम रईसी जो है ईरान के राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और देखिए चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो देखिए जो पाकिस्तान के एक पर्वतारोही हैं, इनका चेहरा यहाँ पे दिख रहा हुआ है मुस्कुराते हुए, इनका नाम क्या है? इनका नाम है शहरोज काशिफ। तो ये जो है दुनिया की, देखिए दुनिया की दूसरी बात हो रही है, पहली नहीं, ठीक है। तो जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? केटू। तो केटू के शिखर पर पहुंचने वाली ये दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, और इन्होंने ये कारनामा 19 साल की उम्र में किया है, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी हैं? पाकिस्तान के लाहौर के, ठीक है। तो पाकिस्तान के लाहौर के निवासी जो 19 वर्षीय शहरोज काशिफ हैं, याद रखिएगा, इन्होंने अभी हाल ही में बोतलबंद ऑक्सीजन की मदद से 8,611 मीटर ऊंची जो केटू चोटी है इसको फतह किया है। और देखिए जो आपके पाकिस्तान के शहरोज काशिफ हैं, तो इनसे पहले एक महान पर्वतारोही थे मोहम्मद अली सतपारा, इनके बेटे थे साजिद सतपारा, ठीक है। इन्होंने 20 साल की उम्र में केटू पर चढ़ाई की थी, और ये उस समय सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे, लेकिन इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है 19 साल के शहरोज काशिफ ने। और अभी हम केटू के बारे में डिटेल में जानेंगे, केटू कहाँ पर स्थित है, इसका क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। देखिए हम बात कर रहे हैं अभी पाकिस्तान के शहरोज काशिफ की। तो शहरोज काशिफ ने देखिए इससे पहले, यानी कि अभी 19 साल में इन्होंने केटू पर चढ़ाई की है, लेकिन इन्होंने इससे पहले 17 साल की उम्र में दुनिया के 12वें सबसे ऊंचे पर्वत 8,047 मीटर की चौड़ी चोटी को भी जो फतेह किया था। आइए थोड़ा सा हम केटू के बारे में जान लेते हैं। देखिए केटू जो है ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और ये पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में क्षेत्र में जो है चीन द्वारा नियंत्रित सिंजियांग प्रदेश की सीमा पर काराकोरम पर्वतमाला की बाल्तोरो मुश्ताक उप श्रृंखला में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए केटू की ऊंचाई है 8,611 मीटर, और फुट में देखा जाए तो ये 28,251 फुट ऊंचा है, और ये चोटी माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। और माउंट एवरेस्ट ऐसा पर्वत है, इसकी ऊंचाई बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी है, और ये समुद्र के सतह से 8,848 मीटर है, ठीक है, ऊंचा है। तो ये 8,848 मीटर ऊंचा है कौन? माउंट एवरेस्ट। और इसके बाद फिर जो आपका जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसका नाम क्या है? केटू, ये 8,611 मीटर ऊंचा है। तो इसको दोनों की ऊंचाई को याद रखिएगा, आपके काम आएगा। ये जियोग्राफी का भी पार्ट है और करेंट अफेयर से भी जुड़ गया है। पांचवा प्रश्न की किस तिथि को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए हिरोशिमा दिवस को हम 6 अगस्त को मनाते हैं,
और थोड़ा सा हम हिरोशिमा दिवस को डिटेल में जानेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये इतिहास का भी प्रश्न है और ये करंट अफेयर से भी जुड़ गया है। देखिए, हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, इसके दौरान जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का जो सालगिरह है, इसका प्रतीक माना जाता है। और ये जो है भयावह घटना जो आपकी है हिरोशिमा वाली, ठीक है, ये 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया था। देखिए, जो आपका लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम था, तो इस पर मतलब ये हमला जो है परमाणु बम वाला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। क्योंकि देखिए, उस समय जापान बहुत ही ताकतवर देश हुआ करता था और अमेरिका इससे आगे निकल नहीं पा रहा था, इसीलिए अमेरिका ने सोचा चलो अब परमाणु हमला करते हैं ताकि जापान जो है ये पूरी तरीके से जो है तहस नहस हो जाए और ये शांत हो जाए। देखिए, जो आपका ये लिटिल बॉय नाम का बम था, इसकी खास बात ये थी कि इस बम में 9,000 पाउंड से अधिक यूरेनियम 235 लोड किया गया था, जिसे यूएस B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट एनोला गे के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर गिरा गया था। और ये विस्फोट इतना भयानक हुआ था कि जो आपका हिरोशिमा शहर है जापान का, तो इस शहर की लगभग 90% आबादी जो है ये उसी समय तत्काल खत्म हो गई थी। और इसमें जो है कुल 70,000 लोगों की जो है तत्काल मृत्यु हो गई थी। और बाद में जो आपका रेडिएशन था इस यूरेनियम 235 का, ठीक है, तो यूरेनियम 235 जो कि इस्तेमाल किया गया था इस लिटिल बॉय नामक परमाणु बम में, तो इसके रेडिएशन के कारण बाद में लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए, अभी भी जो जापान का हिरोशिमा शहर है वहाँ पे कुछ लोग विकलांग पैदा होते हैं, क्योंकि अभी भी इस यूरेनियम 235 का प्रभाव लगभग उस क्षेत्र में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका है हिरोशिमा दिवस। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी हुई। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो उसको लाइक जरूर कर दिया कीजिए। मैं खून पसीना बहा के ये वीडियो बनाता हूँ, रात में 2 बजे जगता हूँ तब जाके आपके लिए ये वीडियो तैयार हो पाता है। तो उसको लाइक कर दिया कीजिए और शेयर अधिक से अधिक किया कीजिए, ठीक है। देखिए, कल अभी बीएड का एग्ज़ाम हुआ था एंट्रेंस का यूपी में, तो बच्चों ने कहा था, मैसेज किया था कि सर आपके जितने भी करेंट अफेयर हैं सारे फैक्ट आप बताते हैं, तो सारे के सारे मिल गए थे बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो देखिए, लगभग मेरे सारे प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में 100% मिल जाते हैं, आज तक रिकॉर्ड रहा है। और बहुत सारे लोग नौकरी भी कर रहे हैं, जो अभी वीडियो भी देख रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी भी कर रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं और अगले बड़ी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, छठवां प्रश्न है कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक कितना होने की उम्मीद है। तो देखिए, अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि भारत की जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है ये 2031 तक 22,480 मेगावाट हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। और अभी हाल ही में जो आंकड़ा जारी किया गया है, तो इसके अनुसार भारत की जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है यानी कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है, ये वर्तमान में कितनी है 6,780 मेगावाट। और ये 2031 तक बढ़कर कितनी हो जाएगी 22,480 मेगावाट हो जाएगी। देखिए, वर्तमान में 6,780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर प्रचलन में यानी कि ऑपरेशन में हैं। और एक रिएक्टर KAPP3 700 मेगावाट को जो है 10 जनवरी 2021 को ग्रिड से जोड़ा गया था। और बाकी ऐसे बहुत सारे जो है रिएक्टर बनाए जा रहे हैं पूरे भारत में। और अगर ये सारे रिएक्टर तैयार हो जाएंगे तो एक टारगेट है 2031 तक का, यानी कि आज से 10 साल बाद का, कि ये जो है जो क्षमता है भारत की किसकी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की, ये बढ़ा देंगे और ये कितना हो जाएगा 22,480 मेगावाट, ठीक है। देखिए, बिजली की डिमांड इतनी बढ़ रही है, इस समय पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब इलेक्ट्रिक वाहन भी प्रचलन में आ रहे हैं और हर काम इलेक्ट्रिक से ही होना है फ्यूचर में। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस ओलंपियन फुटबॉलर का निधन हो गया। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं शंकर सुब्रमण्यम। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए, जो आपके शंकर सुब्रमण्यम है ये पैदा हुए थे जो आपका केरल राज्य है वहाँ के पालक्काड़ जिले में। और ये 1964 में महाराष्ट्र के संतोष ट्रॉफी के विजेता अभियान का हिस्सा थे। और 2 बार के ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण जो है, देखिए इनका उपनाम बाबू नारायण था, तो इनका निधन हो गया हाल ही में। और ये 1956 और 1960 के ओलंपिक के दौरान भारत के गोलकीपर रह चुके थे। तो इनका नाम रखेगा शंकर सुब्रमण्यम का। ये कहाँ पे पैदा हुए थे, केरल के पालक्काड़ जिले में।
और इनका निधन हो गया हाल ही में, ठीक है। ये ओलंपिक में भी खेल चुके थे भारत के लिए। और आठवां प्रश्न है कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में मुंबई किस स्थान पर है। तो देखिए मुंबई को 106वें स्थान पर रखा गया है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में। देखिए ये ऐसी रैंकिंग है, जब भी ये जारी होती है तो एग्जाम में जो है इसके बारे में, भारतीय शहरों के बारे में पूछ लेता है कि भारत के कौन कौन से शहर जो है किस स्थान पर है। देखिए इस बार दुख की बात यह है कि टॉप 100 में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं किया गया है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में। तो मुंबई में 106वें स्थान पर है। और भारत का एक और शहर है बेंगलुरु, जो कि इस रैंकिंग में 110वें स्थान पर है, ठीक है। तो मुंबई 106 और जो आपका बेंगलुरु है 110वें स्थान पर है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में। और देखिए जो आपका वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक एक कंपनी है क्यूएस क्वाक्वारेली साइमन, ठीक है। तो इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है और इसके द्वारा जारी की गई इस रैंकिंग के 9वें संस्करण में, जो कि हाल ही में जारी किया गया था, तो इसमें मुंबई को 29 स्थान का नुकसान हुआ है और बेंगलुरु को 21 स्थान का नुकसान हुआ है। पहले ये दोनों जो है टॉप 100 में हुआ करते थे, लेकिन अभी इस नुकसान के बाद अपने नए रैंकिंग 106वें और 110वें स्थान पर आ गए हैं। कौन कौन? मुंबई और बेंगलुरु क्रमशः। और देखिए जो आपका क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग है, तो इसमें जो है जो आपका लंदन है यूनाइटेड किंगडम का, ये पहले स्थान पर है। और जर्मनी का जो म्यूनिक शहर है ये दूसरे स्थान पर है। और साउथ कोरिया का सियोल जो है ये तीसरे स्थान पर है। तो पहले, दूसरे और तीसरे की रैंकिंग भी याद रखिएगा। और इसमें मुंबई 106वें और बेंगलुरु 110वें स्थान पर है, ठीक है। इतना काफ़ी एग्जाम के लिए। नवा है कि माई ओन मजगांव नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए माई ओन मजगांव पुस्तक को लिखा है कैप्टन रमेश बाबू ने। देखिए जो आपकी ये पुस्तक है माई ओन मजगांव, ठीक है, इस किताब का प्रकाशन इंडस सोर्स बुक्स के द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक में मजगांव द्वीप के इतिहास और कहानी को दर्शाया गया है, जिसका बॉम्बे यानी कि जो मुंबई बन गया अब, तो बॉम्बे के रूप में एक इकाई में विलय हो गया था पूर्व में। तो माई ओन मजगांव पुस्तक के लेखक का नाम रखिएगा कैप्टन रमेश बाबू, ठीक है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने किस विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को पश्चिम बंगाल के हासीमारा में शामिल किया। देखिए पश्चिम बंगाल में एक प्लेस है हासीमारा, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का एक बेस है। तो वहाँ पर अभी हाल ही में राफेल जेट को जो है, मतलब राफेल जेट का जो दूसरा स्क्वाड्रन है, इसको जो है शामिल किया गया है। और देखिए जो आपका हासीमारा है ये राफेल विमान से लैस होने वाला दूसरा इंडियन एयरफोर्स बेस बन गया है। इसके पहले मैंने आपको बताया था पिछले साल 29 जुलाई को, जब ये राफेल जेट का पहला खेप भारत को मिला था, तो 5 राफेल जेट जो है भारत को मिले थे 29 जुलाई 2020 को। और इसको जो है कहाँ पे शामिल किया गया था, इसको अंबाला वायुसेना स्टेशन पर जो है स्थापित किया गया था, शामिल किया गया था इन राफेल जेटों को। और देखिए भारत को अब तक फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन से टोटल 36 राफेल विमानों में से 26 राफेल विमान मिल चुके हैं, बाकी 10 और मिलने बाकी हैं, ठीक है। तो टोटल 36 राफेल जेट की ये डील हुई थी। और देखिए भारत ने फ्रांस के साथ कुल 59,000 करोड़ रुपए की लागत से इन 36 विमान को खरीदने के लिए जो है एक इंटर गवर्नमेंटल यानी कि अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो टोटल 36 में से भारत को कितने मिल गए हैं, 26, ठीक है। और पहली खेप जो आई थी वो कहाँ पे शामिल की गई थी, ये अंबाला में की गई थी। दूसरा अभी हाल ही में स्क्वाड्रन है ये पश्चिम बंगाल के हासीमारा में शामिल किया गया है राफेल जेट का। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूनिक है, एक एक लाइन एक एक प्रश्न है, ध्यान से सुनते रहा कीजिए। अगर मैं आपको 16 प्रश्न पढ़ा रहा हूँ तो ये मान के चलिए उसके साथ में मैं जो फैक्ट बताता हूँ उससे आपका कम से कम 100 प्रश्न जो है डेली कंप्लीट होता है। तो 100 प्रश्न आप कंप्लीट कर लेते हैं इतने कम समय में। 11वां प्रश्न की हाल ही में किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने त्रिची कार्बाइन नाम का एक नया उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाला असाल्ट राइफल लॉन्च किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली है, ठीक है, तो इसने जो है त्रिची कार्बाइन नाम का एक नया उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाला असाल्ट राइफल लॉन्च किया है। कम ध्वनि मतलब होता क्या है कि आप जो है राइफल को फायर करेंगे तो थोड़ा सा कम आवाज़ आएगा, मतलब साइलेंट टाइप का आवाज़ आएगा, लेकिन इसकी क्षमता बहुत ही गजब की होती है। अगर आपने एनसीसी किया होगा, ठीक है, तो एनसीसी में आपको कुछ राइफल्स वगैरह खोलना और उसको असेंबल करना सिखाया जाता है। तो उसमें कार्बाइन और ये आपका
एक होता है क्या नाम है LMG यानी कि लाइट मशीन गन, ठीक है। तो कार्बाइन और LMG जो है इन दोनों को असेंबल करना सिखाया जाता है। .22 राइफल भी आपको मिलता है चलाने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। और मैं मुझे मतलब काफ़ी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मतलब जी भर के पढ़ने का मौका दिया मेरे घर वालों ने। देखिए जो आपका त्रिची कार्बाइन है, ठीक है। तो त्रिची कार्बाइन जो है ये इसके पहले एक और राइफल आई थी त्रिची असाल्ट राइफल, तो उसी का ये छोटा संस्करण है, इसको याद रखिएगा। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। देखिए ये बहुत ही प्राउड की बात है। पश्चिम बंगाल राज्य जो है इसको टोटल 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं इसकी अपनी योजनाओं के लिए। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या हो गया, व्यापार सुगमता। किसी भी राज्य में अगर कोई कंपनी जो है व्यापार करने जाती है तो इसको कौन कौन सी सुविधाएं सरकार दे रही है, इसी को हम व्यापार सुगमता कहते हैं, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पश्चिम बंगाल को ये चारों पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में मिले हैं। देखिए पश्चिम बंगाल राज्य की जो योजना है जिसका नाम था शिल्पा सथी ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल, इसने प्लेटिनम पुरस्कार जीता है स्कॉच अवार्ड में। जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ऑटो नवीनीकरण के नामांकन प्रमाण पत्र यानी कि ऑटो रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनलिस्टमेंट को जो है स्वर्ण पुरस्कार यानी कि गोल्ड पुरस्कार मिला है स्कॉच के द्वारा। और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार लाइसेंस ऑनलाइन जारी करना और ई नथीकरण पंजीकरण तैयारी और डीड जमा करने की ऑनलाइन प्रणाली ने 2 रजत पुरस्कार यानी कि सिल्वर मेडल जीते हैं। तो टोटल 4 पुरस्कार आपके हो गए। और ये 4 स्कॉच पुरस्कार किसने जीते हैं, पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। किस लिए, व्यापार सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए। देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा हम आज बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का क्या नाम है ये आज आपको बताना है। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। 13वां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो देखिए ये मंत्रालय आपका गृह मंत्रालय है। याद रखिएगा गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री ने ई जेल परियोजनाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। देखिए भारत के गृह मंत्री कौन है वर्तमान में, इनका नाम है अमित शाह, ठीक है। तो अमित शाह गृह मंत्री हैं वर्तमान में भारत के। देखिए जो आपकी ई जेल परियोजना है तो इस परियोजना का उद्देश्य जेलों के कामकाज का कंप्यूटरीकरण करना है और इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है। और इस ई जेल परियोजना के लिए ई जेल एप्लीकेशन मिलाया गया है। इसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। तो देखिए आजकल हर जगह आधुनिकीकरण हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि व्यापार सुगमता के क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें थी मतलब ऑनलाइन कर दी पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और वहाँ पे कोई भी कंपनी अब जाती है तो ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट जमा करती है, सारे फीस जमा करती है, अपनी कंपनी शुरू कर देती है। तो सारे राज्य लगभग जो है एक तरीके से कहा जाए कि आधुनिकीकरण कर रहे हैं। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं धीरे धीरे। देखिए आजकल शादियाँ भी ऑनलाइन होने लगी हैं, बच्चे बस ऑनलाइन नहीं पैदा हो रहे हैं। बाकी टेस्ट ट्यूब बेबी आ गया है, करण जौहर ने बिना शादी के बच्चे पैदा कर लिए और साथ में एकता कपूर ने भी कर लिए और तुषार कपूर ने, ठीक है। तो आधुनिक जमाना है, कुछ भी हो सकता है। 14वां प्रश्न की हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो देखिए आर्थिक मामलों का जो मंत्रिमंडलीय समिति है, ठीक है, तो इसने स्कूली शिक्षा के लिए जो आपका समग्र शिक्षा योजना है तो समग्र शिक्षा स्कीम यानी समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए जो है अभी हाल ही में मंजूरी दी है। देखिए वर्तमान में भारत के जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं इनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। इनके अनुसार जो आपकी समग्र शिक्षा योजना है ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। और ये योजना जो है ये शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर देती है। तो देखिए यहाँ भी वही है, अब टेक्नोलॉजी को घुसाया जा रहा है एजुकेशन में, ठीक है। तो समग्र शिक्षा स्कीम जो है क्या करेगी, अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी शिक्षकों के साथ में ताकि बच्चों को अच्छी और गुणवत्ता वाली शिक्षा जो है दी जा सके। 15वां की हाल ही में मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
देखिए बाइक के शौकीन एक बहुत बड़े अभिनेता हैं जॉन अब्राहम, ठीक है, जिनके पास बहुत सारी बाइकों का कलेक्शन है। तो जॉन अब्राहम को जो है मोटो जीपी इंडिया के लिए जो है कंपनी ने अभी हाल ही में अपना एम्बेसडर बनाया भारत के लिए। और आपको बता दूं मोटो जीपी देखिए जो रेसिंग वगैरह आपने देखा होगा, बाइक की रेसिंग होती है, ठीक है, तो उसी से संबंधित है ये कंपनी। देखिए जो आपका यूरो स्पोर्ट इंडिया है और डिस्कवरी प्लस है, इसने मोटर स्पोर्ट प्रोग्रामिंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी मोटर स्पोर्ट प्रॉपर्टी मोटो जीपी के लिए मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम को अपना इंडिया का एम्बेसडर बनाया है। मोटो जीपी का एक गेम भी आता है, आपने जो है इसको देखा होगा, मतलब खेला भी होगा बहुत सारे लोगों ने। देखिए जो आपके जॉन अब्राहम है ये खुद भी मोटो जीपी के बहुत बड़े फैन रहे हैं और ये अब यूरो स्पोर्ट के कैंपेन के लिए भारत में बड़ी संख्या में दर्शकों तक जो है मोटो जीपी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 16वां प्रश्न की हाल ही में अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच में किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है। देखिए जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो उनको लड़ने के लिए हथियार भी चाहिए, तो इसीलिए जो है ताइवान को हथियार देने का फैसला किया है अमेरिका ने। देखिए ये आपका चीन का बॉर्डर दिख रहा है, इसकी समुद्री सीमा ताइवान से मिल रही है। ताइवान छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही एक तरीके से कहा जाए दिमाग वाले लोगों का देश है, ठीक है। ताइवान के बहुत सारे प्रोडक्ट आप यूज़ करते होंगे, लिखा होता है उस पर मेड इन ताइवान। तो देखिए चीन भी बहुत ही टैलेंटेड है। देखिए चीन कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। चीन जो है ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हमसे है, लेकिन देखिए भारत में क्या होता है, दिक्कत ये है कि भारत में बुद्धिमान लोग तो हैं लेकिन उनके बुद्धि की कदर नहीं होती है, इसीलिए वो दूसरे देशों में अमेरिका वगैरह में भग जाते हैं, नासा वगैरह में जाके फिर वो अपना करियर बनाते हैं। तो खैर ये एक ड्राबैक है, इसमें सुधार करनी चाहिए। भारत के जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी मौका देना चाहिए। तो अभी अमेरिका जो है ये ताइवान को हथियार देने जा रहा है, पहली बार वो भी, ठीक है। तो हाल ही में अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच में ताइवान को कुल 750 अरब डॉलर के हथियार के लिए एक समझौता किया है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये निर्णय अमेरिकी सरकार की ताइवान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय पर किया है जब चीन और ताइवान के बीच में तनाव बढ़ रहा है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रूस के जवूर युगो को हराकर रजत पदक जीता है, बताइए। तीसरा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। और चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन यानी कि 15,739 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, बताइए। नहीं तो बताया तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि भारतीय पैरालंपिक दल के थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है संजीव सिंह ने। दूसरा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने हाल ही में भारत के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है, तो इनकी संख्या 24 है। इनके नाम जानने हैं तो आप कल का वीडियो परसों का वीडियो देख डालिएगा। तीसरा था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने कांस्य पदक जीता, तो इनका नाम है लवलिन बोरगोहेन। और चौथा था कि हाल ही में 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, तो इन कंपनियों की संख्या कितनी है, 7 है। और इनके नाम जानने हैं तो आप परसों का वीडियो देख लीजिएगा। पांचवा था कि हाल ही में किसने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला, तो इनका नाम है मिनी आईपे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।